नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भव्य और दिव्य महाकुंभ इस वक्त चल रहा है। अभी भी देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन 29 जनवरी को जो कुछ भी मौनी अमावस्या के दिन हुआ उसने एक कलंक तो लगा ही दिया महाकुंभ 2025 पर। और अब महाकुंभ में आगे ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मकर संक्रांति से लेकर मौनी अमावस्या तक क्या कुछ हुआ, इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, और इसके अलावा हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी भी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कल जी, भव्य और दिव्य महाकुंभ की चारों तरफ खुशियां छाई थी, शानदार तस्वीरें, मनोहर दृश्य आ रहे थे, काफी खुशी हो रही थी। लेकिन 29 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो झकझोर देने वाला था। ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने तो सीधे सीएम योगी का ही इस्तीफा मांग लिया। जी जी। सभी दर्शकों को प्रणाम, हर हर महादेव, नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछा वो वास्तव में मैं सभी से ये कहता आया और मेरे ट्वीट्स भी इस बारे में हैं कि शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसका गहरा मतलब है। अधिक तो पॉलिटिक्स में मैं जाना नहीं चाहता इस आपके इस प्रोग्राम पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटिक्स से ज्यादा हमें यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स में या जो कारण हुए उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैं एक तरफ दृष्टि से डलवा दूं कि मेरा यह मानना है और मुझे यह पता है कि जो शंकर जी योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की वो अपील योगी आदित्यनाथ जी के ही आध्यात्मिक और राजनीतिक करियर के लिए, उसको बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी अगर पॉलिटिकली वो इसकी एडवांटेज ले जाएं। देखिए, योगी जी को एक पूरा भारत का जनमानस, जो हिंदू जनमानस है, वो भावी पीएम के रूप में देखता है और इस समय उनसे बहुत हाई एथिक्स की वो उम्मीद। आशा करता है, उम्मीद करता है और बहुत हाई एथिक्स में चलने की उम्मीद करता है। देखिए, पॉलिटिक्स है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खुद लोगों को समझना चाहिए, योगी जी को समझना चाहिए। इस्तीफा देने भर से कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हट जाता। एक मार्मिक अपील के साथ और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, हालांकि मैं अब जानता हूं, मानने की बात नहीं है यहां, मैं जानता हूं कि गलती योगी जी की नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक मार्मिक अपील के साथ अगर योगी जी अपना इस्तीफा देते हैं और वो इस्तीफा 6-7 दिन बाद रख करके नामंजूर हो जाता है और उससे भी ज्यादा मार्मिक तरीके से उनसे प्रधानमंत्री या राज्यपाल ये बोलते हैं कि नहीं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपकी गलती नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, तो मुझे लगता है आप सब समझदार हैं कि राजनीतिक विरोधियों का मुंह बंद करने में और योगी जी का राजनीतिक कद ऊंचा करने में ये छोटा सा एक कृत्य जो है कितना बड़ा माइलस्टोन कर ठीक सकता है। है, देखिए, राजनीति है। ठीक है। पंकज जी सवाल करें उससे पहले एक सवाल मेरा और। आपने सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ का बचाव कर दिया। प्रदेश की जिम्मेदारी मुखिया की। जब भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा था तब उसमें जो कुछ भी अच्छा हो रहा था उसका पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री का। तो जब यह हादसा हुआ तो फिर क्यों नहीं उन पर सवाल उठे? देखिए, कहने में ये बात एकदम सत्य लग रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो महाकुंभ का कार्यक्रम हो या कोई और कार्यक्रम हो या कोई एक लोकल छोटा सा भी एक कार्यक्रम हो जिसमें कि सिर्फ लोकल गवर्निंग बॉडी यानी कि डीएम लेवल तक ही इन्वॉल्व हो, तब भी जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो नीचे तक सबको मिलते हैं। भव्य महाकुंभ अच्छे से हो जाता है तो मेला अधिकारी का भी प्रमोशन होता है, उसकी साख बढ़ती है। साथ ही साथ जितना भी स्टाफ होता है, इंस्पेक्टर क्या बल्कि जवान लेवल तक, कांस्टेबल लेवल तक, नीचे तहसीलदार लेवल तक, सारे लोगों को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट, आप कह लें, अगर करियर बेनिफिट मिलता है, ख्याति प्रसिद्धि मिलती है। तो ये कहना गलत है कि सारा श्रेय मुख्यमंत्री ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये बोला जाए कि एक चीज गलत हुई है और उसके लिए गला कटना चाहिए सिर्फ मुखिया का, तो उससे नुकसान बहुत बड़ा है जो हमारे भारत की जनता को समझना चाहिए। देखिए, स्टैम्पेड्स, ये भगदड़ बहुत सारी हुई है, बगदाद में भी हुई, कलकत्ता में भी हुई, विश्व के जर्मनी में भी हुई, आप सब उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। 2100 2200 लोग मरे, एक भी जान जाए तो वो बहुत दुखदाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां कम जाने गई है वहां पे ठीक है, नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ मुखिया का सर काटते रहेंगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। मेरा मानना यह है कि सर उसका कलम होना चाहिए जिसकी एक्चुअली गलती हो, और वही पिन पॉइंटिंग आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे।
जिसकी एक्चुअल गलती नहीं है। होता क्या है, देखिए, एक घटना हुई, उसमें लोग हताहत हुए, कुछ परिवारों के लिए सारा जीवन समाप्त हो गया, उनके जीवन की सारा उत्साह उमंग समाप्त हो गया। लेकिन अगर किसी गलत आदमी को उसकी सजा मिल जाती है, तो जो सही में गुनाहगार है वो बच के निकल जाता है। ठीक है। और जब सही का गुनाहगार बच के निकलता है, तो हम ऐसा सिस्टम ही नहीं बना पाते कि अगली बार ये घटना ना हो, क्योंकि जी सर कटाने के लिए मुखिया बैठा हुआ है। जी इसलिए मैं कहता हूं कि योगी जी की गलती नहीं है इसमें, और जिनकी गलती है उनको पिन पॉइंट करना योगी जी के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। पंकज जी, आप सवाल कुछ कर रहे थे? नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाह रहा था। पहला मेरा सवाल यह है, शंकराचार्य जैसे पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति हर दूसरे दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल बयान देता है, और उनकी भाषा देखिए, जब तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहेगा तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। हाँ देखिए, और फिर बाद में, हाँ, नहीं, वो ज्ञानी आदमी है, गुणी है, वो वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन अगर हर दूसरे दिन शंकराचार्य जैसा व्यक्ति अगर राजनीतिक बयानबाजी करने लगेगा ना, तो फिर वो भी विवादों में आ जाएगा। और दूसरा सवाल ये सवाल कि दो तीन क्या है, आपको लगातार लगता पूछें। है कि नहीं, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या आपको लगता है कि जिस तरह दर्जनों लोगों के वीडियोज आ रहे हैं, मेरे पास 22 वीडियोज ऐसे हैं जिसमें लोग अलग अलग जगहों के ये कह रहे हैं कि एक नौजवानों की टोली आई, उसने भगदड़ किया, साजिश का एंगल कुछ नजर आ रहा है इसमें? जी, पहली चीज तो विनम्रता पूर्वक पहले प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगा कि ये जो भी समझ रहा है कि शंकराचार्य जी का ये राजनीतिक बयान है, वो गलत समझ रहा है। ये राजनीतिक ये बयान नहीं। बयान नहीं, भाषा। हाँ, मैं भाषा भाषा पे भी पे। आऊंगा, मैं भाषा पे भी आऊंगा, क्योंकि ये धर्म की बात है। देखिए, शंकराचार्यों का एक शंकराचार्य कोई सामान्य साधु संत सन्यासी नहीं है। उनका एक डेकोरम होता है, उनकी एक दिनचर्या है, जो कि आदि शंकराचार्य ने बनाई थी, जो आदि शंकराचार्य के शंकर अनुशासन से आती है। जिस स्थान पर इतनी सारी मृत्यु हुई हो, वहां पर उस स्थान पे जब तक शुद्धिकरण ना हो, तब तक अगर शंकराचार्य वहां पर जाए तो बहुत सारी विधियां, बहुत सारे पश्चाताप है जो उनको करने पड़ेंगे, जो वो करेंगे, जिसमें कि बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड, और बताना से कोई लाभ नहीं है, वो लोग शंकर अनुशासन खुद पढ़ के देख सकते हैं। तो उनका एक तो हृदय का दुख ये था कि बताया क्यों नहीं गया। अगर ऐसा होता तो हम वैसे स्थान में ना जाकर के, हमको जो शंकर अनुशासन के से जो उचित था, हम वो काम करते, यानी कि हमारा धर्म बच जाता। दूसरी बात जो आपने बोला वो वेदों के ज्ञाता है। देखिए, वेदों के ज्ञाता तो पंडित लल्लू प्रसाद भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हमारे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको पीछे दिखाऊं, ऑफिस में सारे वेद पढ़े, और मैंने भी खुद 18-20 साल की उम्र में वेदों का अध्ययन कर लिया था। लेकिन शंकराचार्य और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। मैं उनके पैर के अंगूठे के धूल के कण के बराबर नहीं हूँ। वो शंकराचार्य हैं। अगर वो योगी आदित्यनाथ को डांट रहे हैं, तो इस मसले को आप एक पिता और पुत्र की हैसियत से देखेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, भाषा भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि जो घटना हुई है उसके विषय में जो उन्होंने बोला है शंकराचार्य ने, अगर योगी आदित्यनाथ सही तरीके से प्ले करते हुए उस पर अमल कर लेंगे, तो यू विल अप्रिशिएट कि उनको कितनी ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज और आध्यात्मिक माइलेज मिलेगी। इसको थोड़ा होलिस्टिकली समझने की जरूरत है, इसमें दृष्टि थोड़ी बड़ी रखने की जरूरत है। इसलिए मैंने ट्वीट भी डाला था और बहुत वायरल भी हुआ कि ये दो धर्माचार्यों के बीच का मामला है। योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य सीएम नहीं है, योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य व्यक्तित्व भी नहीं है, वो असमान व्यक्तित्व है। इतने बड़े मठ के वो, मुझे लगता है सीएम की कुर्सी से कहीं बड़ा पद उनका जो है गोरक्षनाथ पीठ के मुख्य महंत का है। वो बहुत बड़ा पद हमारी नजरों में है। सीएम की कुर्सी में तो कोई भी बैठ जाता है आकर के जुगाड़ तुगाड़ करके, सीएम की कुर्सी नहीं। लेकिन मठ के वो इतने बड़े महंत हैं, और दूसरी तरफ धर्म के सर्वोच्च शिखर के शंकराचार्य हैं। इन दोनों की बातों में सामान्य व्यक्तियों को, अब हमें, आपको, और मतलब जनता को कूदने की जरूरत नहीं है। योगी जी स्वयं बहुत समझदार हैं, और देखिए आपने भी, उन्होंने उसकी कोई खराब प्रतिक्रिया नहीं दी। ये योगी जी की गंभीरता दिखाता है, ये दिखाता है कि वो धर्म के रथ पे आसीन है। तो मैं ये, मेरी सिर्फ ये कहना है कि इस मसले को, देखिए, मैं योगी जी का भी डिफेंड कर रहा हूँ, और अभी आपको मैं बताऊंगा भी कारण कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कारण नहीं कर रहा हूँ, और मैं शंकराचार्य जी की बात को भी सही कर रहा हूँ। और उन दोनों के बीच में जो निहितार्थ है, जो तरीका है योगी जी का, जिससे पॉलिटिकल कद बढ़ सके और आध्यात्मिक रूप से जो भी हुआ उसका वो ऋण हो सके, दोनों का हल उसी में है जो शंकराचार्य जी ने बोला। जी, मैं आपका दूसरा सवाल, दूसरे सवाल। दूसरा सवाल क्या था पंकज जी?
साजिश का कोई एंगल नजर आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि 22 मैं के दूसरे का आसपास जवाब वीडियोस दूंगा। मेरे पास हैं जो कि अलग अलग लोग बता रहे हैं कि जी जी, नौजवानों की एक बिल्कुल आप टोली सही आई और कह उन्होंने हंगामा किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है और लाखों लोगों ने उसे देखा है, जिसमें 9 जनवरी को हमने एक चर्चा की थी कुंभ में बैठकर सेक्टर 16 में स्वामी प्रबोधानंद जी के साथ। उसमें हमने क्लियर ये बात कही है और मैं अनुरोध करूंगा वो क्लिपिंग आप दिखा दें एक बार। जी। तो उसमें हमने ये क्लियर बात कही है कि इसमें साजिश हो सकती है और जो परिस्थितियां लग रही हैं ये परिस्थितियां ले जाएंगी किसी दुर्घटना की तरफ, और वो साजिश हो सकती है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। वो साजिश किसी और के खिलाफ नहीं होगी, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं होगी या हिंदुओं के खिलाफ नहीं होगी। हमने पिन पॉइंट करके उसमें बोला था, क्योंकि योगी जी का एक ग्लोबल इमेज बन रही है, एक नेक्स्ट पीएम के रूप में उनकी इमेज बन रही है। तो एक बड़ा तबका है जो इस बात से डरता है कि योगी जी उतने लिबरल नहीं है जितने शायद मोदी जी लिबरल हैं। तो एक तबका डरता है कि ये व्यक्ति पीएम नहीं बनना चाहिए, और हमने आगाह किया था योगी जी को उसके माध्यम से कि इन परिस्थितियों पे आप ध्यान दें, अगर तो ठीक है, नहीं तो आपकी इमेज को, आपके पॉलिटिकल करियर को डैमेज करने का षड्यंत्र हो सकता है। तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये षड्यंत्र का पार्ट हो सकता है। बाकी जो लड़के आए नहीं आए उसकी हम चर्चा आगे करेंगे, जब मैं मेथोलॉजी की चर्चा करूंगा तो मैं उसके भी कुछ पहलुओं में विचार करूंगा। क्योंकि आपको ज्ञात हो या ना हो शायद, मैंने जो ट्वीट डाला था इस विषय में और कुछ मिड डे और कुछ जगह इसकी कवरेज भी हुई थी, 13 तारीख को मकर संक्रांति में सेम संगम नोज में जहां बिल्कुल। ये आपने भगदड़ ट्वीट मची। किया कि 13 तारीख को मकर संक्रांति पर ही भगदड़ मचने वाली थी, लेकिन उस वक्त कल की सेना के साथ हम लोग वहां थे तो हमने रेगुलेट कर लिया था चीजों को। जी, हमने लेन सिस्टम बना के रेगुलेट कर लिया था। और जब सीसीटीवी में देख करके जब पुलिस वाले वहां पे आए तो हमने उनको ब्रीफ भी किया था कि हाउ इट इज टू बी डन। तो ये चीजें हो सकती थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं दोनों संभावनाओं को इक्वली तौलूंगा कि साजिश भी थी और गलती से भी हो गया, ये दोनों चीजों की संभावना है। देखिए, साजिश भी कोई तभी सफल होती है जब कुछ फ्लॉज हों, बिना कुछ फ्लॉज के साजिश असफल हो जाती है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब भी मैं फ्लॉज पर चर्चा करूंगा तो मैं अभी भी फिर से क्लियरली बता दूं कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी का, आप नैतिक तो जो भी बोल दे ठीक है, नैतिक धार्मिक जो भी उनका कर्तव्य हो, लेकिन वी शुड बी पिन पॉइंटिंग द कंसर्न ऑफिसर्स जिनकी ये गलती है। वी शुड बी पनिशिंग देम, वी शुड कीप दिस थिंग इन राइटिंग। हमें लिखना पड़ेगा राइटिंग में कि इस स्टैम्पेड की दुर्घटना के ये कारण थे, ये लोग जिम्मेदार थे, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब ऐसी प्लानिंग कहीं भी बने, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में, वो लोग इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखें। जी ठीक है पंकज जी। नहीं, एक सवाल है जो कि आप शायद इसका उत्तर ज्यादा अच्छी तरह दे सके। कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली समाजवादी हैं और वो चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बदनाम हो जाए। वो संभल घट प्रकरण के बाद वो बयान आया था, लेकिन जब मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करता हूं ये प्रयागराज वाले में, तो क्या आपको लगता है सचमुच ब्यूरोक्रेसी का एक तबका है जो नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ जैसा शासक उत्तर प्रदेश पे राज करे? देखिए, ये बात इसमें 99% सत्य है। सिर्फ समाजवादी का मैं नाम नहीं लूंगा, उसका कारण है क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं, समाजवादी पार्टी बहुत छोटी चीज है, ये इन्फ्लुएंसेस उससे भी ज्यादा बड़े हैं, जिनको मैं 2.75 वॉरफेयर कहता हूं। यानी कि जनरल बिपिन रावत ने जो बोला था कि 2.5 मोर्चे की लड़ाई, एक मोर्चा चीन, एक पाकिस्तान, और 0.5 वो जो कि यहाँ अंदर रहने वाले कम्युनिस्ट जिहादी हैं, उस पे मैंने ऐड किया जो कि 0.25 एडिशनल फैक्टर है, वो एंटी सनातनी शासन प्रशासन व्यवस्था है जो मुगलों के समय से चली आ रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी एक छोटी चीज है, एक तबका है ब्यूरोक्रेट्स का जो इंडिया को एज ए कल्चरल आइडेंटिटी ही पसंद नहीं करता है। तो सेम वे में वो इंडियन आइकन्स को पसंद नहीं करता है। मैं एक एक्स फौजी ऑफिसर हूं और मेरे माथे में तिलक लगा हुआ है। इस तिलक के विरोध में मुझे बहुत से अधिकारी मुझको फोन करते हैं, बोलते हैं कि यार एक्स डिफेंस ऑफिसर शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड वियर कोट एंड पैंट। मैं भगवा पहनता हूँ, भारतीय वस्त्र पहनता हूँ, भारतीयता की बात करता हूँ। ये 0.25 का सिस्टम है। अब उसका लाभ समाजवादी पार्टी ले रही है, या उसका लाभ कांग्रेस पार्टी ले रही है, या उसका लाभ कम्युनिस्ट पार्टी ले रही है, दैट इज सिचुएशनल।
एक एक घटना में उस 0.25 के लोगों का लाभ कांग्रेस ले लेती है, एक घटना में उसका लाभ जो है कोई और ले लेता है। मैं बुरा नहीं बोल रहा, कांग्रेस एंटी इंडिया है नहीं बोल रहा, समाजवादी एंटी इंडिया नहीं बोल रहा, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको जब मौका मिलेगा ये उसका लाभ लेंगे। अगर सिमिलर कोई इंसिडेंट मान लीजिए कांग्रेस के शासनकाल में होता और कोई ऐसा इंसिडेंट समाजवादी के शासनकाल में होता, हिंदू मरते, तब भी उसका पॉलिटिकल लाभ अन्य पार्टियां लेती। लेकिन उनके मूल में वो 0.25 वाले जो मैकाले एजुकेटेड उस तरह की विचारधारा वाले जो एंटी सनातनी शासन प्रशासन व्यवस्था के अंदर घुसे लोग हैं, वो हैं। और मेरा एम ये है कि इनको पिन पॉइंट करके दे शुड बी पनिश्ड, सीएम शुड नॉट बी पनिश्ड, अदरवाइज ये स्कॉट फ्री बच जाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से एक तबका वो भी है पुष्कल जी, जो कि इस घटना के बाद लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि व्यवस्थाएं नहीं थी, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, मतलब हर एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश और हर एक तरीके से बयानबाजी। उसमें वो चाहे कह दिया जाए कि गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं जाती है, चाहे कह दिया जाए कि महाकुंभ वक्फ बोर्ड पर हो रहा है, चाहे कह दिया जाए कि अखिलेश यादव की तरफ से कि व्यवस्थाएं नहीं हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि सब सनातन विरोधी एक साथ आकर केवल महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं? जी, न सिर्फ सनातन विरोधी बल्कि सनातन जो अपने आप को सनातन प्रेमी कहते हैं वो भी। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि एक तबका है जो आंख मूंद करके योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और कुंभ के प्रशासन की बुराई कर रहा है। वो ये सिद्ध करना चाहता है कि ये लोगों ने कुछ नहीं किया और बहुत ज्यादा कुप्रबंध किया। दूसरा तबका वो है जो कि आंख मूंद करके इनको बचाना चाहता है। दूसरा तबका है जो आंख मूंद करके सिर्फ इसलिए कि योगी आदित्यनाथ का शासन है, बीजेपी का शासन है, आंख मूंद करके वो जनता पे दोष डाल रहा है, वो कह रहा है जनता ही खराब है। एक तबका है जो कि जिसको कुछ नहीं पता है, वो कंफ्यूज है, वो कभी जनता को बुरा कहता है, कभी वो शासन प्रशासन को बुरा कहता है, कभी बीजेपी को बुरा कहता है। एक तबका है जो आंख मूंद के कह रहा है अखिलेश यादव जी ने कराया है, एक तबका है जो कह रहा है कि कांग्रेस से कोई नाम नहीं ले रहा, कांग्रेस ने कराया है। एक्चुअली ये सारे ही गलत हैं, ये सारे ही गलत हैं। और जब तक ये नहीं समझेंगे कि इस घटना के मूल कारण क्या थे, कौन लोग थे जो इस घटना में जिम्मेदार थे, और इस घटना की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सनातनियों का, और उसमें भी सनातनियों में भी सबसे अधिक नुकसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ है। जब मैं नुकसान की बात कर रहा हूं, शायद पॉलिटिकल चीजों से वो निपट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो समर्थ है, पॉलिटिकल आक्षेप से भी निपट लेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, वो ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से उनका हृदय संत हृदय है। इसीलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रो दिए थे। वही आंसू जो शंकराचार्य जी की आंखों में थे, वही आंसू योगी आदित्यनाथ जी की आंखों में, और दोनों के ही हृदय एकदम निर्मल है और सनातन के प्रति समर्पित है। इसीलिए उनके मसले में मैंने बोला उनके मसले को उन्हें डील करने दीजिए, और ये जो पिन पॉइंटिंग की बात है वो हम करेंगे इस पॉडकास्ट में, तब जनता को समझ में आएगा कि एक्चुअल मिस्टेक कहां लाई करती थी। ठीक है, पंकज जी अपना सवाल कीजिए, फिर पुष्कल जी जवाब। वो पूरे पर्टिकुलर इंसिडेंट पर आएंगे। दुनिया भर में एक शब्द चल रहा है द्विवेदी जी, इसका नाम है पॉलिटिकल इस्लाम या मिलिटेंट इस्लाम, कुछ लोग कहते हैं। जब मैं सनातन या हिंदुत्व जो भी आप इसका नाम दे, मैं देखता हूं इज हिंदुइज्म बिकम टू पॉलिटिकल। ऐसा लगता है कि अगर कोई आरएसएस या बीजेपी या भाजपा इनके खिलाफ जरा भी इधर उधर गया तो वो सनातन द्रोही है या हिंदू द्रोही है। ये एक पॉलिटिकल हिंदुइज्म का भी तुम आप देख पा रहे हैं क्या इस देश में? देखिए, दो अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है कि सालों भर अगर वो तारीफ करते रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी की, भाजपा की, तब तक वो ठीक है, लेकिन गलती से एक ट्वीट भी अगर किसी घटना के खिलाफ आ गया तो फिर देखिए कैसे पिल पड़ते उन पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये दो पार्ट है प्रश्न के और दोनों अलग अलग हैं। पहली बात है पॉलिटिकल हिंदुइज्म के। मुझे लगता है भारत के अंदर कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती हिंदुइज्म के बिना। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कहते हैं धर्म को राजनीति से अलग रखो। हमें कहना चाहिए कि राजनीति धार्मिक रूप से करो, जो हमारे सनातन के वेद हमको सिखाते हैं। वेद क्या है, वेदों में क्या दिया हुआ है, राजाओं के लिए निर्देश दिए हैं, मंत्रियों के लिए निर्देश दिए हैं, हमारी संहिताएं
जितनी संहिताएं हैं हमारी, जो पराशर संहिता है, मनुस्मृति है और स्मृतियां हैं, चाणक्य की नीतियां हैं, विदुर नीति है, अनंत शुक्र नीति है, ये सारी नीतियां क्या करती हैं? ये हमें बताती हैं कि राजनीति को हमें धर्म से कैसे चलाना है, धार्मिकता से कैसे चलाना है। तो पॉलिटिकल हिंदुइज्म को मैं बुरा नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात ये कि हिंदुइज्म को जो लोगों ने सिनोनिम बना दिया है बीजेपी का या आरएसएस का, वो गलत है। बीजेपी और आरएसएस एक टूल हो सकते हैं टू प्रोटेक्ट दैट हिंदुइज्म या वॉट एवर, टू स्प्रेड दैट हिंदुइज्म, जो भी है, दे कैन बी अ टूल, बट समग्र डेफिनेशन जो हिंदुइज्म की है वो इक्विवेलेंट टू बीजेपी और आरएसएस नहीं हो सकती। तो जनता को ये समझते कि हिंदुओं और मुसलमानों में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूं। आपने बोला मिलिटेंट इस्लाम, ठीक है, तो मिलिटेंट शब्द थोड़ा सा हार्ड है, मैं उसको मिलिशिया बोलना चाहूंगा कि इस्लाम इज ए मिलिशिया। इस्लाम रिलीजन भी नहीं मानता मैं इस्लाम को। इस्लाम एक मिलिशिया है, एक कल्ट है, जो कि एक युद्ध लड़ने के लिए एक योद्धा ने बनाया। मोहम्मद के जो रूल्स ऑफ वॉरफेयर हैं, मैंने उस पर एक बुक भी लिखी है, लेकिन यू नो कि इंडिया में वो पब्लिश नहीं होगी, सो आई एम लुकिंग फॉर सम फॉरेन पब्लिशर टू गेट इट पब्लिश्ड। जो मोहम्मद के रूल्स हैं वॉरफेयर के, वो एक्चुअली मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो वो बनाया ही गया इसलिए कि युद्ध लड़े जाए, लोगों को जीता जाए, उनसे चीजें हासिल की जाए और प्रचार अपना बढ़ाया जाए। तो इसी तरह हिंदू की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो बनी ही इसलिए कि धार्मिकता बढ़े लोगों में, और वो काम बीजेपी अगर कर रही है तो बीजेपी का स्वागत है, कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस का स्वागत है। लेकिन कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस ने देखिए, जो हमारी पुरानी ट्रेनों के नाम थे, जगहों के नाम थे, सारे इतने वैदिक नाम, इंदिरा गांधी के समय भी उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया। ब्राह्मण लॉबी तो कांग्रेस के साथ पूरी जुड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन उस समय भी हिंदुत्व का मतलब कांग्रेस नहीं था, और इस समय भी हिंदुत्व का मतलब बीजेपी नहीं है। तो मुस्लिम क्या करते हैं कि मुस्लिम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखते हैं कि 1 2 3 4 5 हमारे ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव अगर ओवैसी पूरे कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, ये ऑब्जेक्टिव मोदी जी पूरे कर रहे हैं तो हम उसके साथ हैं, या XYZ जो भी कर रहा है उसके साथ है। हिंदू भूल जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। हिंदू अपना, क्योंकि वो श्रद्धा के निरूपण की उसकी आदत पड़ी हुई है, वो मंदिर में मूर्तियों में श्रद्धा का निरूपण करते हुए देख रहा है बचपन से, तो वो बीजेपी में या मोदी जी में अपनी श्रद्धा का निरूपण कर देता है। तो उसको क्या लगता है कि अब ये जो भी कर रहे हैं यही हिंदुत्व है। लेकिन हिंदुत्व, जो सही हिंदुत्व है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिसके वाहक हमारे शंकराचार्य, हमारे अखाड़े, हमारे रियल धर्म गुरु हैं। जी बिल्कुल। पुष्कल जी, मेरा यहाँ पर ये सवाल था, हिंदुत्व जो है या हिंदू जो हैं वो इसलिए निरूपण कर देते हैं चीज़ों की क्योंकि सामने से कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल जाते, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अब से 1 घंटा पहले अखिलेश यादव का ट्वीट, जो लोग 100 करोड़ की व्यवस्था की बात करने का दावा कर रहे थे, कहीं उनका मतलब लोगों की संख्या की जगह अपने किसी धनराशि की व्यवस्था से तो नहीं था, और मठ के साथ साथ योगी की फोटो और वीडियो लगा दिया उन्होंने। तो जब ऐसे दूसरी तरफ से ऐसी बातें कही जाएंगी, जब दूसरी तरफ वाले अयोध्या में गोलियां चलवा देंगे, जब दूसरी तरफ वाले काशी विश्वनाथ की गलियों में लाठीचार्ज करवा देंगे 2015 में, तब फिर कहा जाता है, तब फिर हिंदू निरूपण कर देता है कि हाँ आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आपके साथ हम खड़े हैं। जी, लेकिन ये तो टूल्स हैं जो एक, मैं हमेशा कहता हूं, और व्यूअर्स इसको सर्च भी कर सकते हैं, कि ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल ही रहा है इंडिया के अंदर। वी आर एट 2.75 वॉर, हम ऐसा नहीं है वॉर पे हैं, देयर इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर गोइंग ऑन। कोल्ड वॉर उसको नाम पहले दिया गया, बट ये अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह तो जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े पुराने टूल्स हैं। अभी आप एक अच्छा स्टूडियो बनाना चाहें, ठीक है, उसमें कोई कम्युनिस्ट टाइप मेंटेलिटी वाला आदमी घुस जाए, बोले अच्छा स्टूडियो बढ़ाने से बढ़िया आप सबकी सैलरी बढ़ाइए, लोग ज्यादा वेतन में काम करेंगे। फिर कोई बोले सबकी सैलरी बढ़ाने से अच्छा कि अच्छे इक्विपमेंट्स लाइए, तब हमारा ज्यादा प्रचार होगा। फिर कोई बोलेगा इक्विपमेंट लाने से अच्छा हम मार्केटिंग में ज्यादा खर्च करें। तो दिस इज अ सर्कल गोइंग ऑन, साइकिल गोइंग ऑन। इसको डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, ठीक है। 5 Ds होते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के, मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा बिकॉज मैं क्लास लेने नहीं बैठा, बट उसमें से वन D इज दिस डिस्ट्रैक्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तो कोई तर्क ही नहीं है, जो उसको मान रहा है वो, उसको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, वरना वो जब बुके लेके सोनिया जी के यहाँ जाते हैं, क्या उससे गरीबों का भला होता है? देखिए, ये तो कहने की बात है। रही बात गंगा में जाने से पाप धुलना, ये एक धार्मिक प्रश्न है। इसका उत्तर शंकराचार्य, दोनों शंकराचार्य ने दे दिया है, निश्चलानंद जी ने भी और मुक्तेश्वरानंद जी ने भी दे दिया है कि गंगा में नहाने से वो पाप धुलते हैं जो गलती से हो गए हों। जैसे शंकराचार्य जी अब मरघट वाले स्थान पे चले गए गलती से, तो ये गलती से पाप हुआ है।
जैसे कि गौमान से बने लड्डू कुछ लोगों ने खा लिए थे, आपको पता है विगत दिनों में एक केस आया था, जी। वो लोगों ने गलती से किया था। ऐसे गलती वाले पाप गंगा नहाने से धुलते हैं। जानबूझ के किए पाप तो कर्म सिद्धांतित होता है। तो ये चीजें शास्त्र की हैं, चलिए और ये चीजों को बताने के लिए शंकराचार्य हमारे नियुक्त है, वो बता रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बाकी आखिरी की तरफ प्रोपेगेंडा पढ़ते हैं। वॉरफेयर से बचने के लिए जनता को इस विषय में ज्यादा जानना पड़ेगा। अगर चाहेंगे आप लोग तो हम लोग एक डेट डिसाइड करके सिर्फ इसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और उसके टूल्स पे हम बात कर लेंगे। बिल्कुल, अब वो बाकायदा उस पर बातचीत करेंगे। आप कभी अगर नोएडा होइएगा तो स्टूडियो में बैठ कर उस पर बातचीत की जाएगी। अब आखिरी की तरफ कुछ पढ़ते हैं। ऐसी साजिशें को नाकाम कैसे किया जाए, ऐसे भगदड़ों को पहले से अगर संकेत मिल रहे हैं, जैसा महाकुंभ में लग रहा था मौनी अमावस्या को, रोका कैसे जाए। मैं रोहित के प्रश्न में भी ऐड कर देता हूं जी। आपने 2.75 की बात। जी पंकज जी, पंकज जी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि 2.75 की आपने बात की, मैं 0.5 और ऐड कर लेता हूं। वैसे लोग जो खुद को बहुत कट्टर सनातनी साबित करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो फिर खोखला भी करते हैं। और उनका जो एक्ट है, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। जी 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 जी। वो हैं तो इधर ही हैं, लेकिन काम कर रहे हैं दुश्मनों के लिए। जी जी। वो समझ जाएंगे। उनको या तो राजनीतिक समझ नहीं है, या वो भोले भाले हैं, इसलिए उनको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। उनसे निपटना तो जब हम 0.25 से निपट लेंगे तो उनसे हम अपने आप, जैसे ही हम प्रोपेगेंडा को खत्म कर देंगे, जैसे ही हम इनसाइड सपोर्टर, उनके स्लीपर्स, जो वैचारिक स्लीपर्स हैं, जो हमारे शासन प्रशासन में बने बैठे हुए हैं, जैसे हम उनको हटा देंगे तो ये लोग तो थाली के बैगन फेंस सिटर हैं। इनको तो जो ज्यादा सुनाया जाएगा वो मान लेंगे। जी पुष्कर जी, ऐसी साजिशों को नाकाम कैसे किया जाए, ऐसी स्थितियों से निपटा कैसे जाए, या ऐसी स्थितियां आ ही ना पाए उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, ये थोड़ा समझाइएगा। क्योंकि आप फौजी भी रहे हैं, एक्स विंग कमांडर भी रहे हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से समझा पाएंगे। जी देखिए, ये मैं जनता से कहता हूँ, ये पोर्शन थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। इसको चाहे तो स्लो में डाल के सुनिए, चाहे रिपीट करके सुनिए, लेकिन समझना जरूरी है। देखिए, जब फौज कोई प्लान करती है किसी चीज का, तो उसके सामने रिस्पांस में एनिमी होता है, जिसकी रिस्पांस क्या होगी वो नहीं पता हमें। दैट रिस्पांस इज अ जस्टिफाइड रिस्पांस फ्रॉम देयर साइड। उनके साइड से भी वो सोची समझी रिस्पांस है, वो सिर्फ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो रिस्पांस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमको अपने प्लान्स को फुल प्रूफ बनाना होता है, उनकी वेरिफिकेशंस करनी होती है, उनको ट्रायल में डालना होता है, उसके बाद फिर उसमें डिस्कशन करना होता है। अब ये जो कुंभ की भगदड़ हुई, मेरा सोल एम ये बताने का ये है कि जनता ये समझे, योगी जी ये समझे, सरकार ये समझे कि जब तक इन पॉइंट्स को एड्रेस नहीं करेंगे, अगली बार फिर होगा ये, किसी और के घर के लोग मरेंगे। तो अभी जो इंक्वायरी चल रही है उसमें लोगों को ये समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए। देखिए, कोई भी जब चीज बनती है तो प्री प्लानिंग स्टेज से उसको आप स्क्रूटनाइज कीजिए। अगर इस कुंभ मेले के आयोजन को हम प्री प्लानिंग स्टेज से स्क्रूटनाइज करें तो हम पाएंगे इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, और वो फ्लॉज किसी सीएम के देखने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, आप जानते हैं सीएम की कुर्सी में बैठा एक व्यक्ति, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि सीएम की कुर्सी या मिनिस्टर की कुर्सी या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा एक व्यक्ति माइक्रो मैनेजमेंट में लग जाए। वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, और इसीलिए उसी के पास इतना प्रशासनिक अमला, इतने सारे अधिकारी रहते हैं, इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स रहते हैं। देखिए, पहली बात तो अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे, हर व्यक्ति ये जानता है कि जो पिछला कुंभ था, 12 वाला 13 वाला जो कुंभ था, उससे ये कुंभ कई गुना बड़े मैग्नीट्यूड का होने वाला था। क्योंकि सरकार ने भी उसको वैसे ही प्लान किया था, जनता ने भी उसको ज्यादा एक्सेप्ट किया था। पिछले 10 वर्षों में सोशल मीडिया के एडवेंट के साथ, हिंदुत्व की लहर के साथ, हमने देखा कि चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, हिंदू मंदिर, हिंदू आइकन्स के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बड़ा है। उसको रील से जोड़ के मार्केटिंग करने वाले लोगों में संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि आई है, जिसे हम कहते हैं कि स्वैग या ट्रेंड। हिंदुत्व का ट्रेंड बढ़ा है, स्वैग बढ़ा है, अधिक से अधिक लोग आना चाहते हैं। तो ये तो हमको पता ही था कि ये एस्टिमेटेड था कि ये कुंभ, जो महाकुंभ है, ये सबसे बड़े स्केल में होने वाला है। लेकिन अगर आप इसकी प्लानिंग, प्री प्लानिंग स्टेज उठा के देखेंगे तो जो सेक्टर्स के डिवीजन, और आप इसका मैप भी प्राप्त कर सकते हैं पुराने कुंभ का, बेसिकली स्ट्रक्चर वही उठा के रख दिया गया। तो जिसने इसकी प्लानिंग की
जिन अधिकारियों ने इसकी प्लानिंग की उन्होंने कॉपी पेस्ट का काम किया। और देखिए, मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को या किसी भी अधिकारियों को चलाने के लिए क्लरिकल स्टाफ हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि 500 पेज की एसओपी बनेगी, अधिकारी के पास उतना टाइम नहीं है, तो वो डिपेंड करता है क्लरिकल स्टाफ पे। लेकिन कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहां पर आपको स्वयं उतरना पड़ता है। जैसे किसान को कुछ समय ऐसा होता है, क्रिटिकल कृषि का समय ऐसा होता है जब उस भले ही कितना बड़ा किसान हो, उसको खुद जाके खेत में खड़े होना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही पुराना जो प्लान था, और इन बातों को कोई चैनल कवर नहीं कर रहा, मैं आपका आभारी हूं कि आपका चैनल सत्य को पहुंचाने के लिए हमेशा की तरह आज भी खड़ा है। जो प्लान बने वो प्लान कॉपी पेस्ट प्लान थे, आप उसके स्ट्रक्चर प्लान से ही देख सकते हैं, जो सेक्टर डिविजन्स थे, जिस तरह से उसका प्लानिंग किया गया। ये प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये प्लानिंग यूनिक होनी चाहिए थी जो सूट करती इसको। इसमें प्लानिंग स्टेज में सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी रोड्स एंड डाइवर्जन की। देखिए, सबसे पहले तो हमें जब इसका इंसेप्शन हुआ था कि भाई ये कुंभ कराना है, तो हमको सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने चाहिए थे कि इस कुंभ के ऑब्जेक्टिव क्या है। 1 2 3 4 5 की जनता आए, वो स्नान करे, जनता को दिक्कत ना हो, या वीआईपी आए स्नान। देखिए, मैं वीआईपी के स्नान को सबको बुरा नहीं मानता, लोग चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या अमित शाह जी हिंदू नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है? जो हिंदू है वो ऐसी पोजीशन में है। तो जब आप प्री प्लानिंग स्टेज में है तो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव बनाइए कि हमें इतने वीआईपीज को होस्ट करना है इन अ मैनर जो जनता को बिल्कुल दिक्कत ना हो और उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी बनी रहे। जब आप उसको डिफाइन करेंगे तब तो आप उसके बारे में सोचेंगे ना। तो योगी जी, आप कृपया इसकी प्लानिंग मंगाइए, और जो मैं बोल रहा हूं इन पॉइंट्स को चेक करना शुरू कीजिए, पिन पॉइंट कीजिए किसने गलती की कहां पर। अब जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हुए उसके बाद हमारा फ्लो होगा। पहली चीज हमारी होगी कि हम ये डिसाइड करें कि एरिया में रूटिंग कैसी हो, यानी ट्रैफिक और रोड पेडेस्ट्रियन का ट्रेवल कैसे होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम। और एक बात मैं और बता दूं, इस आज के पॉडकास्ट में मैं सिक्योरिटी को टच नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि कुंभ गोइंग ऑन है, चल रहा है। सिक्योरिटी को टच करने से वहां पर सिचुएशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, और सिक्योरिटी वहां की बहुत अच्छी है, मुझे पता है। पुलिस स्टाफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी है, मैं तो वहां रहा हूं, आप लोगों को पता है, तो हमारे कैंप भी वहां पर है। तो सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सिक्योरिटी को टच नहीं कर रहा इसमें, मैं सेफ्टी को टच कर रहा हूं, जिसको प्रॉब्लम हुई है मैं और अरेंजमेंट्स को टच कर रहा हूं। तो हमें ये सबसे पहले हमको रोड प्लान बनाना चाहिए था। मैं इस चित्र में, जो आप दिखा दीजिए वो चित्र, उस चित्र में मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिए अगर, तो आउटर पेरिफेरी में आपको एक रोड बनानी चाहिए थी। चित्र में आपको दिखेगा कि नैनी के पास से वो 50 किलोमीटर्स के एक रेडियस की आउटर रोड बनानी चाहिए थी, रिंग रोड, जिसमें सिर्फ वेहिकुलर ट्रैफिक आप अलाउ करें, यानी जिसमें सिर्फ 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलेंगे। और उसके अंदर आपको इनर रिंग रोड बनानी चाहिए थी जो सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए है। कोई वीआईपी है या कोई वीवीआईपी है, कोई इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंस है, या कोई और इवैक्यूएशन आपको इमरजेंसी में करना है, तो आपके पास एक पूरी रोड डेडिकेटेड है वेहिकुलर मूवमेंट के लिए। उस जो रोड आपकी होगी, आउटर रोड होगी, जिसमें कि सिर्फ गाड़ियां चलेंगी, वो बहुत लंबे एरिया को कवर करेगी। यस, वो बहुत लंबे एरिया को कवर करेगी। उसमें सिर्फ आप लेफ्ट टर्न देंगे कुंभ के अंदर जाने के लिए और राइट टर्न देंगे बाहर जाने के लिए। तो ये एक थंब रूल है। देखिए, जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो आपको आपकी इंटीग्रिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखनी पड़ती है, यानी जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए कुछ थंब रूल होने चाहिए। हम जब हवा में लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे पास रिएक्शन के लिए 1 या 2 सेकंड होता है। 4 सेकंड में तो यहाँ 2 जहाज 3 जहाज गिर जाते हैं, 1 सेकंड में तो ब्रिज खत्म हो जाते हैं, हेडक्वार्टर्स खत्म हो जाते हैं। तो थंब रूल्स पे ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसीलिए आउटर पे आप भले ही आपको 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़े गाड़ी से, कोई इशू नहीं है। कॉन्वॉय जा रहा है अगर होम मिनिस्टर का, 10 की जगह 20 किलोमीटर चला जाएगा, पेट्रोल की कोई यहाँ बचाना ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। तो उस पे आप वेहिकुलर ट्रीटमेंट रखिए। जो लोगों की व्हीकल्स आ रही है वो उस रोड पॉइंट तक खड़ी हो, वहां पर व्हीकल्स की पार्किंग हो और वो पेडेस्ट्रियन लेन में जाए।
अब पेडेस्ट्रियन लेन में पैदल चलने वाले और पालकी वाले दो व्यवस्था आप करें। बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए आपने पालकी या व्हीलचेयर की व्यवस्था कर दी, और नॉर्मल जनता के लिए आपने व्यवस्था कर दी पैदल चलने की। क्या ये व्यवस्था हुई? ये भी आप देखिए, मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा कौन सा हुआ नहीं हुआ, मुझे पता है सब, लेकिन उस पर टाइम लगेगा, आप स्वयं देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरह से जो आपने रेगुलेट किया है, अब सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है पंकज जी, पांडे जी, वो आता है, क्या आपने क्राउड साइकोलॉजी को स्टडी किया था? क्या आपने क्राउड साइकोलॉजी को आपने क्या इसमें इंप्लीमेंट किया था प्लान में? अगर इंप्लीमेंट नहीं किया था तो वो अधिकारी जिम्मेदार है जिन्होंने नहीं किया था। देखिए, क्राउड साइकोलॉजी अपने आप में इज ए वास्ट सब्जेक्ट। जब हम क्राउड मैनेजमेंट सीखते हैं, करते हैं, इन एड ऑफ सिविल पावर जाते हैं, तो हमको ये देखना होता है कि क्राउड कैसे बिहेव करेगी। अगर 17 किलोमीटर कोई व्यक्ति झोला सर पे रख के अपनी बूढ़ी माँ को लेके पैदल चलेगा, तो उसके बाद उसको क्या चाहिए होगा? उसको चाहिए होगा बैठने के लिए बेंचेस, आराम करने के लिए स्थान, उसको चाहिए होगी पानी की व्यवस्था, और वो इरिटेट होगा। और जब एक क्राउड इरिटेट होगी तो उसका आउटफॉल क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ही क्या है? आप ये समझिए कि बल प्रयोग का तो ऐसे ओकेजन में ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि आप जीरो जीरो, आप इस एम को जो प्लान कर रहे हैं वो आप जीरो एट्रिशन यानी जीरो डेथ्स प्लान कर रहे हैं, जीरो कैजुअलिटी प्लान कर रहे हैं। आपके पास 40 करोड़ आदमी आए या 100 करोड़ आदमी आए, बाय डिजाइन आपको प्लान करना है जीरो फेटिलिटी। आप ये नहीं कह सकते कि हम दाल में 4 कंकड़ हम स्वीकार कर लेंगे, उसी तरह 10 करोड़ 4 लोगों में हम 4 मौतें स्वीकार कर लेंगे, या 40 करोड़ में हम 40 मौतें स्वीकार कर लेंगे। नो, आपको जीरो फेटिलिटी करना है प्लान। जब आपको जीरो फेटिलिटी प्लान करना है तो आपको इस माइक्रो मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा कि क्राउड साइकोलॉजी क्या होती है, पब्लिक अवेयरनेस कैसे करें, क्राउड जब इतनी दूर से आएगी तो क्राउड कितनी एजिटेट होगी, क्राउड को क्या चाहिए होगा। और देखिए, हमने देखा है पुराने, आप सभी पुराने घाटों में गए होंगे, हिंदू गंगा जी के घाटों में, आपने देखा होगा बहुत सारे तखत पड़े रहते हैं वहां पर। वो तखत किस लिए? वो तखत इसलिए नहीं कि वहां बैठ के आराम करके लेट सके, क्योंकि हमें पता था अपनी बाई डिजाइन क्राउड मैनेजमेंट जो हमारी चलती आई पुरखों से, उनको पता था कि आदमी आएगा, थकेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, जमीन में बैठ जाएगा, वो जमीन में लेट जाएगा। और जब क्राउड जमीन पे बैठना और लेटना शुरू करती है, तब भीड़ में लोग टॉपल होना शुरू करते हैं, गिरना शुरू करते हैं उनसे लड़ लड़ के, तब लोग उनके ऊपर चढ़ के जाना शुरू करते हैं। क्योंकि जो क्राउड मेंटेलिटी है उसकी स्टडी अगर आप करेंगे तो वो बड़ी कंटेजियस होती है। जैसे मैं आपको मकर संक्रांति का उदाहरण दूं, मकर संक्रांति में जो हमने स्टंपेड बचाया, कैसे बचाया? कुछ लड़के बैरिकेड क्रॉस कर रहे थे कूद करके, हमने खींच करके उनको उतारा और उनको बोला तुमने अगर ये शुरू किया तो जहां तक तुम्हें तुम्हारी विजिबिलिटी जाती है लोग ये शुरू कर देंगे, क्योंकि ये क्राउड मेंटेलिटी है। जब एक बार आप बैरिकेड फांदना शुरू कर देते हो, लोगों को लगता है अब यही रास्ता है। ठीक है, देखिए, हर चीज के कुछ इमीडिएट कारण होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कारण होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके कुछ आर्क ड्यूक की हत्या हो गई, वो उसका इमीडिएट कारण था, पहले से चला रहा था लेकिन ट्रिगर इवेंट था वो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया और ट्रिगर इवेंट हो गया 1939 में। इसी तरह यहाँ का ट्रिगर इवेंट, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये मानता हूं, मैं किसी तरह जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता और मेरा किसी अधिकारी से कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि क्राउड साइकोलॉजी नहीं समझी गई, तो जो अनाउंसमेंट किया गया कि जल्दी जल्दी अमृत स्थान कर दो, एक अनाउंसमेंट किया गया, आप लोगों को पता होगा, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, क्योंकि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है और मैं किसी का हित नहीं चाहता हूं, सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन वो अनाउंसमेंट करने वाले व्यक्ति को क्राउड साइकोलॉजी अगर पता होती, आप ये बताइए, आप एक स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं 12 घंटे से ठंडक में, सपोज जम्मू स्टेशन में आप वैष्णो देवी दर्शन करके आए, जम्मू स्टेशन में 12 घंटे से फॉग की वजह से ट्रेन लेट है, आप 12 घंटे से वहीं लेटे हुए बिस्तर कंबल लगा के ठिठुर के इंतजार कर रहे हैं, लेटे हुए, तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आने वाली है, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, इसके बाद ट्रेन नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बोला इसके बाद भगदड़ मचने की संभावना है। तो क्या होगा? हर कोई ट्रेन की तरफ भागेगा, यानी कि आप ट्रिगर कर रहे हैं। मुझे लगता है यहां का ट्रिगर इवेंट ये भी था एक। रही बात लड़कों की, जो आपने बताया, ऐसे वीडियोस आए हैं, कुछ लड़के आए और उन्होंने किया, बिल्कुल ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस दिशा में मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे अगर ठीक से जांच करेगी तो उत्तर प्रदेश के जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, मैं परिचित हूं, उनको जानता हूं, बहुत योग्य अधिकारी हैं,
वो इस बात को बाल की खाल की तरह निकाल के सामने रख देंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी उन लड़कों ने की थी कि नहीं, क्योंकि पूरा एरिया सीसीटीवी से कवर है, जी सिक्योरिटी बिल्कुल। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हुए हैं। तो उनको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी बिटवीन दिस, कि क्या ट्रिगर इसकी वजह से हुआ। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर उन लड़कों की वजह से नहीं हुआ, तो देखिए होता क्या है, जब मॉब में भगदड़ मचती है तो सरवाइव कौन करेगा? जो स्ट्रांग होगा। यानी कि जो यूथ है, जो युवा है, लड़के हैं, 10 लड़कों को ग्रुप आया है, उनके पास किसी बुजुर्ग की लाइबिलिटी नहीं है, उनके पास किसी बच्चे की लाइबिलिटी नहीं है, उनके पास किसी महिला की लाइबिलिटी नहीं है, तो वो क्या कोशिश करेंगे, हम सबको धक्का देके पहले बच के निकल जाए। तो युवाओं का धक्का लगाना दूसरों को, ये एक स्वाभाविक भी हो सकता है। इसकी जांच तो आराम से जो पुलिस के सीनियर अधिकारी वो बहुत योग्य है, वो बाल की खाल तक निकाल देंगे। जी। इसलिए उस विषय में मैं चिंतित नहीं हूं, लेकिन जो प्लानिंग मिस्टेक्स थी, उनकी बाल की खाल कौन निकालेगा योगी जी? बिल्कुल, और आपने उनकी बहुत बाल की- विस्तार से समझाया एक एक पॉइंट को। मुझे लग रहा है पंकज जी, चीज़ें लोगों को समझ में आ गई होंगी, प्रशासन को भी ये बात सुननी चाहिए, और ताकि आगे ऐसे कोई भी परेशानी और ऐसे मौक़ों पर ऐसी भगदड़ चीज़ें ना हो। पुष्कल जी, और कुछ कहना चाहते हैं, फिर समाप्त करें। मैं देखिए विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कंक्लूजन के तौर पे कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि पहली बात तो जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि न तो योगी जी को और न शंकराचार्य जी को अभद्र बातें न कहें। राजनीति करने का समय नहीं है ये। दोनों संत हैं और दोनों की कोई गलती इस स्टम्पीड में नहीं है। योगी जी मुखिया हैं, वो इस्तीफा दें ना दें उनका निर्णय है। शंकराचार्य जी धर्म के मुखिया हैं, उनको जो उचित सलाह लगेगी वो योगी जी को देंगे, वो उनका निर्णय है। ठीक। जनता को अभी ये करना चाहिए कि जनता को डिमांड ये करना चाहिए कि जो इसकी इंक्वायरी हो रही है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस सार्वजनिक किए जाए। यानी कि इंक्वायरी के भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, सिर्फ इंक्वायरी बैठा देने से कुछ नहीं होता। कल को अगर बाई चांस किसी जगह कुछ घटना होती है, उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनते हैं, जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसी के आधार पर पॉइंट वाइज काम करती है। तो उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में प्री प्लानिंग स्टेज से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि आपने बाय डिजाइन ही अगर कोई चीज गलत बैठा दी है तो कितना भी पुलिस, कितना भी पैरामिलिट्री कोशिश करे, वो नहीं होगा। क्या आपने क्रू फटीग को ध्यान में रखा था? आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 1000 थाने हैं और पुलिस फोर्स में कमी है, ये हम सब जानते हैं। पब्लिक टू पुलिस रेशियो बहुत कम है, ये हम जानते हैं। यानी प्रति 1 लाख पुलिस वाले पे शायद 100 के करीब, प्रति 1 लाख नागरिक पे 100 के करीब पुलिस वाले हैं। तो इतना बड़ा प्रदेश देखते हुए उसी पुलिस की नफरी को इतना बड़ा प्रदेश भी देखना है। प्रदेश के तो काम बंद नहीं होंगे, थाने तो बंद नहीं हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर तो बंद नहीं हो जाएगा, तो चलता रहेगा। और उसके साथ ही एक इतना मैसिव कमिटमेंट भी लेना है, तो ये कैसे संभव होगा भाई? प्री प्लानिंग स्टेज में मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बोला गया कि हमारी जो फोर्सेस की नफरी है उसकी बजाय हमको उसके साथ सेंटर से लेना चाहिए? आपको इसमें मतलब केंद्र आप को कह रहे हैं लेना कि चाहिए था। सेना को भी बुलाना चाहिए था। बिना सेना के ये संभव ही नहीं है। मैं आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बिना सेना की मदद लिए आप ये बाय डिजाइन नहीं कर पाएंगे। आपके पास लोग नहीं है इतने। मैं कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर सिपाही को कैपेबल मानता हूं। जो पुलिस फोर्स है, यूपी पुलिस बहुत सबल फोर्स है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अधिकारी बहुत डेडिकेटेड, लेकिन ये फिजिकली संभव नहीं है। अब धीरे धीरे क्रू फटीक तो लेगी ना काम। मैं जब खुद वहां गया, लोगों ने बोला सर हम 13-13 घंटे से खड़े हैं, उनके अधिकारी बेचारे। आपको क्या लगता है कि कोई आईपीएस सो पा रहा होगा? पूरे कुंभ जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई भी आईपीएस होगा जो दिन में 1.5 या 2 घंटा 24 घंटे में सो पा रहा हो। उससे ज्यादा कोई नहीं जी। सो पा रहा हो। तो जी। क्रू फटीग को देखना है। दूसरी बात मैं बताऊं, एक ये प्री प्लानिंग की बहुत बड़ी गलती थी कि एक नेशनल मैसिव इंटरनेशनल इवेंट है ये। आपको सारे स्टेट्स को अपने एरिया दे देने चाहिए थे, टेंट्स दे देने चाहिए थे। स्टेट्स के ही रिप्रेजेंटेटिव को आपको नोडल एजेंसी बनाना चाहिए था उनके स्टेट के लोगों के लिए। जैसे तमिलनाडु के लोगों को आना है तो उनको पता होना चाहिए कि इस कुंभ में हमारी सरकार ने फलाने लोगों को वहां पर रखा है हमारी मदद के लिए। इससे क्या होता, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता, उनकी अपनी लैंग्वेज में, उनके अपने एक रहने के तरीके में उनके पास वो स्थितियां रहती। जैसे आपने दिल्ली में सारे भवन बना रखे, नागालैंड भवन, असम भवन, ऐसे ऐसे आप टेंट्स बनवा देते, उनकी नोडल एजेंसी करा देते, आप सेना का साथ लेते। तीनों मीडियम्स को, रिसोर्स मैनेजमेंट, जो तीनों मीडियम यानी एयर, लैंड और वाटर, तीनों को आप रिसोर्स मैनेजमेंट करते। मैंने इस प्लान में दिखाया चित्र में, आप फिर से दिखाइए चित्र को। इस चित्र में 3 हेलीपैड है, हेलीपैड नॉर्थ,
हेलीपैड साउथ और हेलीपैड ईस्ट, 3 हेलीपैड रखिए। ये हेलीपैड से आप वीआईपी को बुलाइए, वीवीआईपी को बुलाइए। भाई मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं कि कुंभ में सबको पैदल आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मंत्री है, बड़ा पद पे है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो जनता के साथ पैदल जा करके 20 घंटे निकाल सके। प्लस उसकी सुरक्षा को भी खतरा है। आप मीडियम ऑफ एयर इस्तेमाल कीजिए, इवैक्यूएशन के लिए भी काम आएगा, आपके रोड्स पे लोड कम होगा। वीआईपीज आप कह दीजिए भाई, जिस भी वीआईपी की प्रोटोकॉल ये कहती है कि 7 गाड़ी से ज्यादा लगेगी उसके कॉन्वॉय में, ही हैज टू कम बाय एयर। आप इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज रखिए, उसमें हेलीकॉप्टर्स, भारतीय वायुसेना तो सरकार के सारे कार्य करती है। तो इस तरह की बहुत सारी है, लिस्ट इज अनलिमिटेड। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अफवाहें मत फैलाइए। कोरोना के समय भी हमने देखा, लोगों ने अफवाहें फैलाई और उन अफवाहों की वजह से जो मौतें हुई वो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं कभी। लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे जैसे लोग, वो जानते हैं कि लोगों के गलत बयानी और अफवाह, कोई कपूर सुंघा के ठीक करा रहा था, कोई कुछ करा रहा था। इसी तरह इसमें अफवाहें मत फैलाइए। सरकार से बस ये निवेदन कीजिए कि जो जांच करे वो प्यूनिटिव होने की बजाय, यानी दंडात्मक होने की बजाय वो प्रिवेंटिव हो, जिससे आगे से ऐसी चीजें ना हो। बाकी दंड देना कार्य वो। बिल्कुल पुष्कर जी। पंकज जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आपको भी अगर कंक्लूड करना है तो कर दीजिए। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं कुछ बातें से इनकी बिल्कुल सहमत हूं कि वो प्लानिंग के लेवल पे जो भी कमियां रही होंगी, अब तो वो जांच होगी ही और सरकार करेगी ही। मुझे बिल्कुल वहां जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, जो वॉलंटियर्स, उनके लिए सचमुच में बहुत दर्द है, वो जितना मेहनत कर रहे हैं। सरकार को पता था कि इस बार की संख्या ज्यादा होने वाली है और बाकी सारी चीजें डिटेल्स में इन्होंने बताई ही, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिसाइजेशन इसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की राजनीति। ये मैंने एक वीडियो में भी पहले कहा था कि ये सिर्फ प्रयागराज के लिए गर्व का विषय नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। तो एज ए टीम वर्क अगर आप काम करते, बियॉन्ड पार्टी लाइन, बियॉन्ड कास्ट लाइन, इस तरह से, तो शायद एक अलग मैसेज आता और ज्यादा बेहतर मैसेज आता उसका। बिल्कुल ठीक है पंकज जी। फिलहाल महाकुंभ, अब माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, उसके बाद फिर महाशिवरात्रि के साथ 26 फरवरी को खत्म हो जाएगा। तैयारियां अब पहले से बेहतर करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में जो कुछ भी हुआ पिछले 8-10 दिन में, मौनी अमावस्या से लेकर अभी तक, या फिर उसके पहले जो चीजें घटी जिसको कंट्रोल कर लिया गया, उन सब पर हमने चर्चा की। पूर्व विंग कमांडर और कल की सेना के सर्वे सर्वा पुष्कर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने विस्तार से चीजों को बताया। पंकज प्रसून जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ रहे, उन्होंने भी कई तमाम सवाल किए और अपनी भी राय रखी। फिलहाल ये चर्चा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।